हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 48 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने रेसे एवं कपड़े की कहानी भी पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और इसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो का लिंक, इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे है वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रेसे एवं कपड़े की कहानी, रेसे कितने तरह के होते हैं और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। ठीक है, पहले जो है वस्त्र हाथों से बुना जाता था और उसमें समय ज़्यादा लगता था और लोग कम वस्त्र बना पाते थे। कड़घे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में अधिक वस्त्र बनाने में सफलता मिली। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। भाप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। तो आज बहुत अधिक मात्रा में सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार होने लगे हैं। तो जैसे कि पहले पटसन के रेशों से वस्त्र तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में पटसन के रेशों से भी वस्त्र तैयार होने लगे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र कम दामों में बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार होते हैं, अधिक मात्रा में तैयार होते हैं। देखिए, वस्त्र निर्माण के उद्योग में रेशे प्राप्त करने और वस्त्र को बनाने आदि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य बराबर चलता रहा है। नई नई खोजों के फलस्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म, सुंदर से सुंदर वस्त्र यंत्रों द्वारा कम समय में बनने लगे हैं। नमूने, डिजाइन, बुनाई, रंगाई आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है और साथ ही विविधता वाले कपड़े बनने लगे हैं। मोटे रेशे से बने कपड़ों के बाद लोग रेशों को और पतला करते गए और उससे बने कपड़ों का प्रयोग किया जो पहले से बेहतर होते हैं। इसी प्रकार धागा में ऐंठन को बढ़ाकर नए नए कपड़ों का निर्माण किया गया। अब तो बुनाई की तकनीक में भी परिवर्तन कर नए नए प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा है, जैसे कि साटिन कपड़ा। आज के टाइम में बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले मोटे रेशों के वस्त्र बनते थे, अब पतले पतले रेशों के वस्त्र बनते हैं। रेशों को पतला करके वस्त्र बनाया जाता है, जिससे कि वस्त्र अधिक सुंदर दिखे। ठीक है, और अधिक आरामदायक हो। आपने देखा कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे से बने कपड़े, जैसे कि सूती कपड़े के जल्दी गंदा होने से एवं धोने से सिलवट पड़ने पर इसके रख रखाव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। साथ ही आपने यह भी समझा कि सूती, लिनन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसमें फफूंद भी लग सकती है। देखिए, सूती, लिनन और ऊनी कपड़ों को अगर आप बहुत दिनों तक छोड़ देंगे, ऐसे ही नमी युक्त जगह पे छोड़ देंगे, तो उसमें फफूंद जल्दी लग जाएगा। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ नए रेशों का आविष्कार किया गया। इन नए रेशों की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करें। नए रेशों के बारे में दिया गया, मतलब संश्लेषित रेशों के बारे में, मानव निर्मित रेशों के बारे में। विज्ञान की प्रगति का प्रभाव निर्माण कला पर भी पड़ा है। आजकल अनेक ऐसे वस्त्र बने हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें धोना एवं साफ करना आसान है, इनमें कीड़े नहीं लगते। ये बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि से रक्षा करते हैं। अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशे नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। देखिए, आधुनिक युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ है। अनेकानेक नवीन रेशे खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार के रेशा को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं और जिनके बारे में हम पहले ही पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानव निर्मित रेशा, उसी को हम संश्लेषित रेशा कहते हैं या कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ठीक है, और मानव निर्मित रेशे यानी कि कृत्रिम रेशे में हमने क्या क्या पढ़ा था? रेयॉन के बारे में पढ़ा था, एक्रिलिक के बारे में पढ़ा था और नायलॉन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें वही सारी चीज़ें दी गई है। देखिए, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया, जैसे कि रेयॉन, लकड़ी की लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया जिसका गुण रेशम के समान होता है।
मैंने आपको बताया था रेयॉन का जो गुण होता है वो रेशम के समान होता है, ठीक है। इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। रेयॉन को कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र के उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे कि नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। इन रेशों की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं हैं तथा इनके रूप भी अनंत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जा सकता है। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जो मानव बनाते हैं, जो कृत्रिम रेशा होता है, उसको मानव अपने अनुकूल, अपने आराम मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो धूप, गर्मी, पानी इत्यादि सब के लिए उपयुक्त हो। चलिए अब देखते हैं संश्लेषित रेशे के बारे में। यहाँ पे दिया गया है, रेयॉन के बारे में दिया गया है। देखिए, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम रेयॉन के बारे में है, ठीक है। रेयॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 1890 ईस्वी में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ये रेशे कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, अब रेयॉन कैसे बनाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने की लकड़ी या बाँस की लुगदी, ठीक है, लकड़ी या बाँस की लुगदी से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। जैंथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। इससे लाल एवं नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है रेशों को बनाने के लिए। अब देखिए, इसके उपरांत इसको छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकालकर ठोस पदार्थ बनाया जाता है। यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि कहते हैं। तदुपरांत कई सुंदर रेशों को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं। अब इन रेशों को साबुन के घोल में धोकर विरंजित करके सुखा लेते हैं। यह रेशा रेयॉन है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा? रेयॉन को बनाने की प्रक्रिया, रेयॉन के रेशे कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। 1946 ईस्वी में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया, ये भी हमने पढ़ा था। इस प्रक्रिया से रेशे कड़े हो जाते हैं। धागा यानी कि सूत बनाने के लिए कई रेशों को एक साथ ऐंठा जाता है, तब धागा को चरखियों पर लपेटा जाता है। इसके उपरांत पुनः 2 चरखियाँ लेकर धागा को लपेटा जाता है। धागा को प्रत्येक बार लपेटते समय ऐंठन दी जाती है। अंत में धागा को लच्छियों के रूप में लपेटा जाता है। तो ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें सारा कुछ मतलब इसमें प्रक्रिया दिया गया है कि कैसे कैसे आपको ये धागा बनाया जाता है, रेयॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, मतलब इसमें किसी भी तरह से कृत्रिम पदार्थों का इसमें किसी भी तरह से प्राकृतिक पदार्थों का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक यानी कि कच्चे माल, पौधे या फिर जंतु का उपयोग किए बिना बनाया गया। देखिए, रेयॉन जो बनाया गया उसमें क्या किया गया? उसमें बाँस, लकड़ी या फिर बाँस की लुगदी का प्रयोग हुआ। तो लकड़ी और बाँस की लुगदी क्या है? लकड़ी और बाँस क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन नायलॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उसे नायलॉन लवण उत्पन्न होता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे यह रेशा निकलकर हवा में आता है वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में भी आसान होता है। अतः यह वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित हुआ। इससे क्या बनाए जाते हैं? नायलॉन से सॉक्स बनाए जाते हैं, यानी कि मोजे, ब्रश, रस्सी और पर्दे। तो ये सारा चीज़ नायलॉन से बनाया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबें,
रस्सी, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला जो ब्रश होता है, और कारों की सीट के पट्टे, शयन थैला यानी स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि। ठीक है, नायलॉन से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है? एक पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर का ही प्रकार है टेरिलीन। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ, मतलब कि टेरिलीन का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के समान ही होते हैं। इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्र के अनुरूप ही होते हैं। पेट जो होता है, पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। ये बहुत अच्छे प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत से उपयोगी उत्पादित पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है। एक्रिलिक, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। एक्रिलिक से क्या होता है? इससे स्वेटर, शॉल, कंबल इत्यादि बनाया जाता है। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। एक्रिलिक जो होता है वो ऊन की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो ऊन होता नहीं है। ठीक है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है। जो ऊन प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है वो ऊन बहुत महंगी होती है, लेकिन जो एक्रिलिक होता है वो ऊन जैसा ही दिखता है, लेकिन वो जो है ऊन से सस्ती होती है। ठीक है। और ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। एक्रिलिक से जो बने रेशे होते हैं, कपड़े होते हैं, वो बहुत से रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ये सारा टाइप हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि हम रेशों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। देखिए, सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है। इसके जलने पर उसमें से कागज जलने जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग की राख शेष रह जाते हैं। जब आप सूती वस्त्र को जलाएंगे, किसी भी तरह के सूती वस्त्र को जलाएंगे, तो उसमें पीली लौ आएगी और सूती वस्त्र जल्दी जलता है और उसमें से कैसी गंध आती है? कागज की जैसी गंध आती है और उसका जो राख होता है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है। लिनन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं, परंतु इनके राख भार में बहुत हल्की होती है। ठीक। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय उसमें से पंखों या बालों के जलने के समान गंध आती है। पंख जो होता है, जिसको फैदर कहते हैं, पंख या फिर बालों के जलने के समान दुर्गंध आती है। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। ठीक है। रेशम के कपड़े आप जब जलाएंगे तो उसमें जले हुए किनारों पर चिपचिपे से दाने हो जाते हैं और उसमें से बालों के जलने जैसी या फिर पंख के जलने जैसी दुर्गंध आती है। इनके राख में दाने पाए जाते हैं। ऊन धीरे धीरे जलती है। ऊन धीरे धीरे जलता है। ठीक है। जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। रेयॉन सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है, पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। जलते समय इसमें से कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है और अंत में भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है। ठीक है। देखिए, शुद्ध नायलॉन क्या है? अज्वलनशील। ये जलता नहीं है। यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। इसका अवशिष्ट करा और क्या होता है? चिमड़ा। करा और चिमड़ा होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसको आप फिल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कपड़ों के नाम लिखकर उसका अवलोकन कीजिए कि उसके जलने पर कैसी गंध आती है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। ओके। अब है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले से ही फिल है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग। संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ये सही है एकदम।
सूती वस्त्र जलने पर डैश के जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध आती है। सूती वस्त्र के जलने पर कागज़ के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। ठीक है, ये भी सही है। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं। सूती और नायलॉन को जब आप फाड़ेंगे तो सूती वस्त्र जल्दी फटता है। ठीक है, सूती वस्त्र आसानी से फट जाता है, तो ये भी सही है। डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर है प्राकृतिक, लेकिन ये क्या है, गलत है। प्राकृतिक नहीं होगा, यहाँ पे रेयॉन होगा। देखिए रेयॉन में हमने पढ़ा था कि जैंथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्राकृतिक मत लिखिएगा, प्राकृतिक यहाँ पे गलत है, रेयॉन सही होगा इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 4 नंबर का आंसर होगा रेयॉन। रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंड नंबर में है मिलान कीजिए। कॉलम क को कॉलम ख से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही नंबरिंग यहाँ पे क्या गया है। फर्स्ट नंबर का हो जाएगा प्राकृतिक रेशा। रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा गौ। पैरासूट, पैरासूट किससे बनता है, नायलॉन से, तो सेकेंड नंबर का हो जाएगा नायलॉन। कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम कौन सा है, रेयॉन। ठीक है, टेरिलिन, टेरिलिन क्या है, संश्लेषित रेशा। तो ये चारों सही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर का हो जाएगा गौ, प्राकृतिक रेशा। सेकेंड नंबर का हो जाएगा नायलॉन। कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम का हो जाएगा रेयॉन। टेरिलिन, टेरिलिन का हो जाएगा संश्लेषित रेशा। तो ये सेकेंड नंबर का हो गया। यहाँ पे अब थर्ड नंबर में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं। ये रेशे मानव द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ रेशे जो हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे को ही हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। 4 नंबर में है नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। ठीक है, मतलब 2 ऐसे रेशों का नाम बताइए जो कि नायलॉन से निर्मित होते हैं और जो यह दर्शाता हो कि नायलॉन मजबूत रेशा होता है। तो 2 नाम है यहाँ पे, पैरासूट, रस्सी। तो ये पैरासूट और रस्सी ये दोनों ही मजबूत होता है। ठीक है, और ये नायलॉन से बना होता है। 5 नंबर में है रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित वस्त्र में प्राकृतिक रेशे वाले वस्त्रों की अपेक्षा आग की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा रहता है, और संश्लेषित वस्त्र गर्मी के लिए आरामदायक भी नहीं होता है। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं यानी कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं उसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, और जो प्राकृतिक वस्त्र होते हैं जैसे कि सूती हो गया, तो सूती वस्त्रों में जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं उसमें आग जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र या फिर कृत्रिम वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। 6 नंबर में है रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। आंसर होगा क्योंकि रेयॉन में भी असली रेशम की तरह ही गुण पाया जाता है, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर में है क्वेश्चन है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित वस्त्र रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, जिसकी वजह से यह मौसम के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाती है। यह बाहर की हवा को अंदर घुसने नहीं देती है, जिसकी वजह से ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए आरामदेह नहीं होते हैं। 8 नंबर में है एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। तो एक्रिलिक का 2 उपयोग है। इसका उपयोग होता है स्वेटर बनाने में, कंबल बनाने में, और इससे शॉल वगैरह भी बनाया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है रेशम का नाम बताइए जो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा 9 नंबर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ आंसर लिखा है। ठीक है, 9 नंबर का सिर्फ मैंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता हो। तो कौन सा वस्त्र जलने पर कागज़ के जैसा गंध देता है, सूती। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट नंबर का आंसर हमने लिखा है सूती।
सूती ऐसा वस्त्र है जो कि जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में है जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता हूँ। तो बाल जैसा गंध कौन सा करता है जलने पर? रेशम। रेशम का जो वस्त्र होता है या फिर रेशम का जो जब आप रेशम जलाएंगे तो वो जलने पर बाल के जैसा गंध देगा। ठीक है, थर्ड नंबर में है जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता हो। तो फली के समान कौन गंध करता है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जलता नहीं है। नायलॉन क्या है? अज्वलनशील, लेकिन ये पिघलता है, और जब ये पिघलता है तो ये जलती हुई फली के, उबलती हुई फली की तरह ये गंध करता है। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशम का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है? टिप्पणी दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि संश्लेषित रेशे जो हैं वो औद्योगिक निर्माण में वास्तव में वो वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है। यानी कि संश्लेषित रेशे जो बन रहे हैं उससे वनों की सुरक्षा हो रही है। कैसे? इस पर टिप्पणी करना है आपको, इसमें कुछ लाइन्स लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे के लिए हमें पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, ये सही बात है कि प्राकृतिक रेशों के लिए हमें पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे युग आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, औद्योगिक का विस्तार भी बढ़ रहा है। इस दौरान रेशों का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा है। ठीक है, बड़े पैमाने पर और बड़े बड़े उद्योगों में रेशों का निर्माण होता है, जिसने संश्लेषित रेशों को जन्म दिया। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण यह वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, संश्लेषित रेशों में प्राकृतिक चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये वनों के संरक्षण में सहायक है। जब हम प्राकृतिक रेशे बनाते हैं तो उसमें प्राकृतिक चीज़ों का यूज किया जाता है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो इसलिए वनों का संरक्षण नहीं हो पाता है। लेकिन जो संश्लेषित रेशा होता है उसमें पेड़ पौधों का यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का यूज नहीं होता है, तो इसलिए संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। हमने सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।